अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, आपने ध्यान से देखना है। मैं कोशिश करूँगा इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ प्रैक्टिकली करके, ताकि आपको कोई मसला ना हो। कोई आपका कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी, जो भी टीचर्स हैं, आपने जो अपनी, अगर आपकी इनकम जो है ना टीचर्स की, अगर आपकी इनकम आ रही है, जैसे आप पेपर चेक करते हो या आप किसी ड्यूटी पे बाहर जाते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट मिलती है जिसपे 10% 11% टैक्स की डिडक्शन हो जाती है। अगर इस तरह की भी इनकम आपकी इस साल में हुई है तो फिर आपने नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई ऐसी डिडक्शन नहीं हुई तो फिर आपने सैलरी वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं ये क्योंकि दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा तो मैं इसलिए आपको नॉर्मल में ही वर्किंग करके बताता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि जो सैलरी वाला फॉर्म है ना, उसके बीच में वो जो आपकी डिडक्शंस होती हैं, जब आप किसी ड्यूटी पे जाते हो, पेपर चेकिंग की आपको फीस मिलती है, तो उस पे जो सर्विसेज का वो 10% टैक्स डिडक्ट करते हैं ना, तो वो सैलरी वाले फॉर्म में इंटरटेन नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमें नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें सैलरी भी आ जाती है, इसमें सारा कुछ ही आ जाता है। बहरहाल चलें स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आपकी जितनी भी सैलरी है, पूरे साल की सैलरी अपनी जमा कर लें। जुलाई, जैसे 30 जून 2000 ये 24 है, तो ये स्टार्ट होता है जुलाई 2023 से 30 जून 24 तक। इसी तरह जो 2023 है, अगर उसकी फाइल करनी है तो वो स्टार्ट होगा जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। पूरे साल में जो आपकी सैलरी है वो आप यहाँ पे लिखें। ये ग्रॉस सैलरी आएगी। इसमें जो भी आपकी डिडक्शन हुई हैं, जीपी फंड की, प्रोविडेंट फंड की, ठीक है, जो भी डिडक्शन, उस इसमें आपने मतलब उनको नहीं कंसीडर करना, ये ग्रॉस सैलरी लेनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, ग्रॉस सैलरी पूरे साल की बन गई 14,50,000। इसको कैलकुलेट करें और आपको पूरे साल में जो मेडिकल अलाउंस मिला है वो नॉर्मली 1500 1800 इतना होता है पर मंथ, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 18,000, वो लिख लें। वो जितना भी बनता है मेडिकल अलाउंस वो आप मतलब कैलकुलेट कर लें, आपको पता लग जाएगा अपनी सैलरी स्लिप में। अच्छा, ये करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है ना, वो इधर आना है। आपने आना है कंपुटेशन पे और आपने इसका टैक्स चेक करना है कि टैक्स कितना बन रहा है इसका। ये देखें, इसका टैक्स उसने एडमिटेड टैक्स बनाया है इतना। असल में ये जितना भी बनाएगा आपके केस में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ वो और भी टैक्सेस ले रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी एडमिटेड टैक्स बन रहा हो ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने जो टैक्स रिडक्शन है ना, इधर आना है। ये देखें, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर। यहाँ पे आके इसको सारी अमाउंट को आपने पेस्ट करना है। जब सारी को पेस्ट करेंगे तो जितनी अलाउएबल लिमिट है ना, वो खुद ही उतनी अलाउ कर देगा, बाकी वो डिलीट कर देगा। अब देखें जी, उसने मुझे इतनी अलाउ कर दी कि 25% आपको जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, टीचिंग करते हैं, उनके लिए जो है ना ये एग्जाम्पशन है। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है वो टीचिंग करता है तो सैलरी पे तो उसको ये एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो फिर वो ये नहीं ले सकता। मतलब ये जो एग्जाम्पशन है वो नहीं इसको ले सकता। ये सिर्फ उनके लिए जो टीचिंग करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये एग्जाम्पशन ले लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद कंपुटेशन पे आएंगे तो आपका जो ये टैक्स बनेगा जितना भी एडमिटेड, अगर आपकी सैलरी इनकम ही आ रही है सिर्फ, तो आपने करना ये है, सीधा सा फार्मूला है। एडजस्टेबल टैक्स में आए, इसको यहाँ से कॉपी करें। रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट, ये जो एडमिटेड टैक्स आपको वो बना के दे रहे हैं ना कि इतना एडमिटेड बन गया, इसको यहाँ से कॉपी करें और एडजस्टेबल में जाके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर दें। इससे ये होगा कि आपकी जो लाइबिलिटी पे करने वाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको एक एक महीने का एक एक रुपया टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी आप अक्सर होता है कि जी 100 रुपये कभी एडमिटेड आ गया, कभी 150 एडमिटेड आ गया, तो वो ज़ाहिर है उसको पेमेंट किए बगैर वो आगे नहीं जाने देगा। तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है, इससे इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। सिंपल सा ये काम करना है। ये आपकी सैलरी की रिटर्न में जो इनकम थी वो हो गई है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि अगर आपको कोई अमाउंट मिली है, आपने पेपर चेक किए थे, आप इलेक्शन की ड्यूटी पे थे, एग्ज़ाम की ड्यूटी पे थे, तो ये अक्सर जो भी आपको अमाउंट मिलती है ना, ये आपको मिलती है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर जो भी टैक्स नॉर्मली ये होता है 10%। ये नॉर्मली 10% होता है। रिसीट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है या सर्विसेज का होता है, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा 11% होता है। तो आपने ये देख लेना है कि जिस सेक्शन के अंडर कटा हुआ है ना, तो आप इसको अंडर सेक्शन 153(1)(b है, पेमेंट फॉर सर्विसेज है, तो 11% इधर लिख लें। वो आपका जितनी अमाउंट आपको मिली है
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें टोटल अमाउंट इस साल जो मिली है वो मिली है जी 1,05,000। इसको कैलकुलेट करें। अच्छा, अब इसके बीच में देखें वो आपको ना ये एरर देगा लाजमी, तो आपने घबराना नहीं। अब आपने ये करना है कि इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है और आपने करना ये है बिजनेस में आना है और अदर रेवेन्यू में आपने इसको पेस्ट करना है। अदर में आके अदर में इधर भी कर दें और इसको दरमियान वाले बॉक्स में भी कर दें, क्योंकि ये फाइनल टैक्स की अमाउंट होती है, मतलब ये फाइनल में आती है। ठीक है। और अब आप जब दोबारा उसमें जाएंगे फाइनल टैक्स में जहां पे आपने ये अमाउंट लिखी थी, तो आप देखेंगे कि अब उसने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। ये देखें, अब उसने टैक्स इसका बना दिया, पहले वो एरर दे रहा था। अब मेरी बात उम्मीद है फॉलो कर गए होंगे। तो इसको यहां से कॉपी करें और ये दरमियान वाले बॉक्स में भी पेस्ट कर दें, वरना वो आपकी लाइबिलिटी बना देगा कि ये पे करें। ठीक है, मतलब ये कि हम कहेंगे जी 1,05,000 हमारी इनकम हुई थी, हमारा टैक्स उस पर बनता था 11,550 रुपये और इतना ही उसने काट लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका टैक्स कटा है 12% के हिसाब से, 15% के हिसाब से। वो सेक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता पेमेंट फॉर सर्विसेज में या रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो आप क्या करें, आप उसको 11% में ले लें, 10% में, जहां मर्जी ले लें। जितना टैक्स वो सिस्टम बनाए उतना ही यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि बाज दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वो सेक्शन यहाँ पे मौजूद हो। अगर वो सेक्शन यहाँ पे नहीं है और टैक्स की डिडक्शन उतनी हुई है तो आप उसको इसमें 11% में भी ले सकते हो, क्योंकि असल तो ये चीज़ होती है कि हमने अपनी अमाउंट को वाइट करना है। अब ये आपकी एंट्रीज कंप्लीट होगी है टीचर्स के लिए, इसमें मैक्सिमम यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये यहाँ पे जो नॉर्मल आपकी सैलरी आ रही थी इसको कॉपी करें यहाँ से और नॉर्मल रिटर्न में इधर रिकंसिलेशन में नॉर्मल के सामने आपने इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब दोबारा आपने कंप्यूटेशन पे आना है। अब आपको पता है कि ये 18,000 की जो अमाउंट थी ये एग्जेम्प्ट थी। ठीक है, आपको पता है ये हमने सैलरी के हेड में लिखी हुई है, तो आपने इसको कॉपी करना है। ये मेडिकल अलाउंस जो था, रिकंसिलेशन में दोबारा आना है और यहाँ पे आपने ये देखे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में इसको पेस्ट कर देना है। इसको कैलकुलेट कर लें साथ साथ। आपने दोबारा कंप्यूटेशन पे जाना है, अपनी सारी फिगर्स को अपनी कंप्यूटेशन से वेल्थ में ट्रांसफर करना है। अब ये आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस जो ये कह रहा है कि ये अमाउंट वो थी जो आपको पेपर चेकिंग पे, एग्जाम्स की ड्यूटी पे 10-11% की टैक्स डिडक्शन के बाद मिली थी, तो वो आपने इसी तरह ट्रीट करनी है। उसको यहाँ से कॉपी करें और रिकंसिलेशन में आपने उसको फाइनल टैक्स में लिखना है यहाँ पे थर्ड वाली जगह पे। ठीक है, इसको पेस्ट कर दें और इसको कैलकुलेट कर। ये फ्रेंड्स जो टीचर से मैक्सिमम इनकी ये होती है एंट्री। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई टीचर रिटायर होता है, उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, कम जो कम्यूटेशन होती है वो मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है। वो जितनी भी अमाउंट आपको मिलेगी वो आपने क्या करनी है, वो यहाँ पे आपने जो है ना, ये आप देखें जो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट कर लें जितनी भी अमाउंट मिली है। फॉर एग्जांपल आपको मिली है 95 लाख, नॉर्मली इतनी होती है। ठीक है, 95 लाख वो इधर भी लिख लें। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें और ये जो 95 लाख जो आपको जब रिटायरमेंट पे जितनी भी अमाउंट मिली है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके पास। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे रिकंसिलेशन में आपने इधर आके इसके साथ लिखना है। ये जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले थी ना, आपने इसके बीच में इसको प्लस करके लिखना है। ये मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें मेडिकल अलाउंस भी आ जाएगा क्योंकि वो भी एग्जाम्प्ट होता है, और जो रिटायरमेंट पे आपको अमाउंट मिलती है वो भी एग्जाम्प्ट होती है, तो वो ये सारी अमाउंट इधर आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखी थी ताकि आपको पता लग जाए। एक दफ़ा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ कि ये रिटायरमेंट पे होती है। बाकी अक्सर क्वेश्चन होता है कि जी जीपी फंड की अमाउंट मेरी इतनी हो गई है, वो मैं कहाँ लिखूँ, मेरी डिडक्शन होती है वो मैं कहाँ लिखूँ। तो फ्रेंड्स बात यह है कि जो जीपी फंड है या जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वो जब आपको मिलेंगे हम उस वक्त उसकी एंट्री करते हैं। आपका अभी गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है ना, तो वो होने दें, जब वो मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा उस वक्त इसकी एंट्री होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए पर्सनल एक्सपेंस में। पर्सनल एक्सपेंस में आपने सिर्फ एक ही अमाउंट लिखनी है। ठीक, और कोशिश करें ये कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। फ़र्ज़ की एक्चुअल एक्सपेंस आपके घर का अगर 20 लाख 15 लाख भी है तो उसको 5-6 लाख से ज़्यादा ना करें, क्योंकि बाकी जो अमाउंट है वो अपने एसेट्स में जमा करके रखें। कोई प्रॉपर्टी आपने ली है तो प्लस पे क्लिक करें, उसको ऐड कर लें। पिछली प्रॉपर्टी चलती आ रही है तो एज इट इज़ चलने दें, वो आपने नहीं डिलीट करनी जब तक सेल नहीं होती। प्रॉपर्टी ऐड करने का बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखें। ठीक है, उसका रकबा बताएं जितनी भी है, मतलब सिंपल सा आपने उसका एड्रेस जैसे बताना होता है, और उसको जितने की आपने ली है वो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखें। इसको
जी, आपने ये प्रॉपर्टी ऐड कर दी, इसको कैलकुलेट करके इसको सेव लाजमी करते रहे साथ साथ। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी जब सेल होगी तब वो डिलीट होगी, वैसे डिलीट नहीं होगी, ठीक है। आपकी पिछले साल की सारी प्रॉपर्टियां आएगी। हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी पे आपने कंस्ट्रक्शन किया तो उसकी वैल्यू बढ़ा ले, लेकिन आपने ऐसे नहीं वैल्यू बढ़ानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, मतलब मैंने पहले एक प्लॉट 15 लाख का लिया था, वो 25 लाख का 30 लाख का हो गया, तो आप उसको 30 लाख का कर लें, ऐसे नहीं करना। मार्केट वैल्यू के लिहाज से नहीं चलना। हाँ, अगर कोई एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुई है तो बढ़ा लें। जो बैंक बैलेंस है आपके, वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, ठीक है। अपना अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। पिछले साल अगर आपने ऐड किए हुए हैं तो वो एज इट इज़ आ रहे होंगे। ये बैलेंस आप 30 जून का अपडेट कर लें, क्योंकि अभी हम फाइल करें 30 जून 2024 की, तो बैंकों का बैलेंस जो है वो 30 जून 24 का आ रहा होगा। अगर 2023 की फाइल करोगे तो बैंकों का बैलेंस 30 जून 2023 का आएगा। इसी तरह नीचे आए, अगर कोई गाड़ी वगैरह ली है तो वो भी प्लस पे क्लिक करें, उसका नंबर लिखें गाड़ी का, तो वो भी ऐड कर सकते हो। ये अगर फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें फिल कर लें। हाउस होल्ड में आपके घर की चीज़ों की वैल्यू आती है, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, जूते, हर चीज़, तो वो एक अप्रोक्सीमेशन की बेस पे आप ले लें, ठीक है। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फील कर रहे हो तो कैश की अमाउंट यहाँ पे लिख लें, अगर नहीं है तो भी लिख लें, क्योंकि ये बाद में कभी काम आ जाती है। और इतनी ज़्यादा भी नहीं लिखनी कि खाम खाम ऐसे लिख दें, मतलब एक रीज़नेबल सी अमाउंट लिख लें। अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है तो कम से कम कोई 10-12 लाख लिखें। अगर एक्चुअल में आपके पास कोई 10-12 लाख है तो कोई 20-25 लाख लिख लें, मतलब उसको थोड़ा सा कैश को रखना ज़रूर है। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें फिल कर लें। फिर रिकन्सिलेशन पे आए। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये पॉजिटिव में आएगी। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और नेट एसेट प्रीवियस ईयर के सामने ये बॉक्स जो है ये ब्लैंक होगा, खाली होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने, तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी, तो फिर आपने ये करना है कि सबसे पहले जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर ले तो अपना कैश जो है उसको एक दफ़ा डिलीट कर दे, इसको ख़त्म कर दें एक दफ़ा, क्योंकि जो कैश होता है ये बैलेंसिंग फिगर होती है, हमने उसको बैलेंस करके लेके चलना होता है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बैंक का नाम जैसे लिखते हैं, मैं कहता हूँ जी हाउस लोन, ठीक है। अब ये अमाउंट आपने वो लिखनी होती है जो 30 जून वाले दिन रिमेनिंग आपने आगे पे करनी है। मतलब अब हम फाइल कर रहे हैं 2024 की रिटर्न। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है या डिपार्टमेंट से या अपने इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ है, तो आपने 30 जून 2024 वाले दिन देखना है कि अब आगे रिमेनिंग पेमेंट कितनी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमने 2 मिलियन का लोन लिया हुआ था, जिसमें से 5 लाख हमने पे कर दिया, लेकिन 30 जून 2024 वाले दिन 15 लाख था जो अभी आगे हमने पे करना था, तो मैं 15 लाख यहाँ पे लिखूंगा। इसी तरह गाड़ी आपने लीज पे ली हुई है तो गाड़ी ऊपर आ जाएगी आपकी, वो पूरी वैल्यू पे यहाँ पे आपने शो करनी है इधर, ठीक है। मोटर व्हीकल में ऐड कर दें गाड़ी, और लीज इधर यहाँ पे जो भी गाड़ी की रिमेनिंग पेमेंट होगी, लीज आप पे कर रहे हो, जितनी रिमेनिंग रह जाएगी 30 जून वाले दिन, वो यहाँ पे शो करनी है। देखें इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, क्रेडिट, डिपॉजिट, बोरोविंग, एडवांस, मोर्गेज, लीज, सारी इसमें आती है, ठीक है। तो ये अब आपने कैश एक दफ़ा डिलीट किया हुआ था। अब आप आएंगे रिकन्सिलेशन पे, यहाँ पे अब देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कितनी आ रही है। जब आप पहली दफ़ा नहीं फाइल कर रहे, दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो, पहले भी करते रहते हो, तो फिर ये अमाउंट आपकी हमेशा अनरिकनसाइल्ड नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ हुई है, तो उसको दोबारा चेक कर लें। अगर नेगेटिव में आ रही हो तो क्या हो सकता है, नेगेटिव में होगी तो फिर मसला कोई नहीं, आप ये अमाउंट कॉपी करें, कैश में ऐड कर दें, कैश में पेस्ट कर दें, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप कहते हो नहीं मैंने कैश इतना नहीं रखना, ये मतलब ये बंदा 40 लाख 44 हज़ार, आप कहते हो नहीं ये कैश ज़्यादा है, तो फिर क्या करना है, आप अपना एक्सपेंस थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं एक्सपेंस हम 14 लाख 14.5 कर लेते हैं, ठीक है। अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये देखिए कम होगी। अब ये अमाउंट हम उसको कैश में रख लेते हैं, मतलब ये कि नेगेटिव वाली अमाउंट को आप एक्सपेंस में सारी को बढ़ा दें, एक्सपेंस को बढ़ा दें, तब भी ये ज़ीरो हो जाएगी, और अगर कैश में इसको लिख देंगे तो तब भी ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मसला नहीं होता। जब आप फाइलिंग कर रहे होते हो, पहले भी फाइलिंग की है आपने, तो नेगेटिव ही आपकी अनरिकनसाइल्ड आनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ये सारा काम था आपका। अब फ़र्ज़ किया आप इसको सेव करें। अब अगर ये आपको एरर देता है कि आप अपना अकाउंट अटैच करें, तो वो अभी आपको बता देगा।
ये देखें एट्रीब्यूट में एक बिजनेस आप उसमें कहता बताएं, क्योंकि आपने बिजनेस इनकम हमने शो की थी ना, वो जो आपके पेपर वगैरह चेक करते हो उस पर आपको 10% की डिडक्शन के साथ मिलती है। तो आप ये अदर अदर लिखे, यहाँ पे ना नीचे अदर अदर के ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। ये फॉर्मेलिटी होती है, इसे डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम बिजनेस कर नहीं रहे तो बिजनेस पूछ क्यों रहा है। तो ये FBR को अब कौन समझाए, उन्होंने फॉर्म बनाए ऐसे हुआ है, ठीक है। तो वो अब हमने उसको वैसे ही करना है, इसको सेव करें। अब इसको सबमिट करें। अब ये क्या कहता है देखें, वो कहता है कि आपने क्योंकि बिजनेस ऐड किया था तो यहाँ पे वो टोटल एसेट और इक्विटी का एरर दे रहा है। इसमें डरना नहीं आपने। आपने क्या करना, सिंपल मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने आना इधर बिजनेस में, ये देखें बिजनेस एसेट्स इक्विटी लाइबिलिटीज, यहाँ पे आपने सर कुछ भी नहीं करना, इधर भी जीरो कर दें, इधर भी जीरो करके इसको कैलकुलेट कर दें। ये देखें अब हो गया, इसको सेव करें। अब इसको सबमिट करें। अब क्या एरर देगा, देखें अब कोई एरर नहीं दे रहा आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे पिन देना है और इसको सबमिट कर देना है। मैं फिर भी एहतियातन आपको बता देता हूँ, अगर वो एरर दे कि जी अटैचमेंट में फाइनल अकाउंट दें, ठीक है, अपना ट्रेडिंग का अकाउंट दें, तो आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, अटैचमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन बने हुए हैं ना, यहाँ पे वो प्लस का निशान आ जाएगा जिस वक्त वो कहेगा आपसे, तो प्लस पे क्लिक करके कोई भी खाली पीडीएफ का एक पेज उसके साथ अटैच कर दें, बस सिस्टम की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। ओके, अगर एरर आए तो कीजिएगा, वरना जरूरत नहीं। पिन दें इसको और इसको सबमिट कर दें। सर ये थी आपकी रिटर्न, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ें बता दूं, फिर भी मैं इंसान हूं, कोई चीज़ भूल भी सकता हूं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप किसी टॉपिक पे वीडियो और चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।